हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, क्या आखिर किस कारण विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से बदला जा सकता है। जैसे हमारे घरों में जनरली जो बैटरियां लगी हुई होती हैं, जिनमें इन्वर्टर का यूज करके हम विद्युत धारा को पहले रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, फिर रासायनिक ऊर्जा को इन्वर्टर के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। क्या होता है उसमें, क्या गड़बड़ी ऐसी की जाती है, क्या उसमें क्रिया उत्पन्न होती है जिससे विद्युत धारा जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो यह क्रिया विद्युत विघटन के बाद पश्चात होती है। जब विद्युत अपघट्ट का विघटन होता है यानी कि वो टूट फूट जाता है आयनों में, तो यह क्रिया संपन्न होती है। तो आइए चलते हैं, लिखा क्या है, विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्ट के विघटन की क्रिया, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्ट यानी कि जिनमें विद्युत धारा गमन कर जाती है, विद्युत धारा प्रवाह करती है, वो विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। के विघटन यानी कि उनमें क्या विघटन हो रहा है, जो आयनों में टूट जाते हैं, जो धन आयन ऋण की ओर और ऋणायन धन की ओर गमन करते हैं, की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यह विद्युत अपघटनी सेल, ऐसा सेल जो विद्युत अपघटनी सेल हो, घरों में लगी हुई एसिड की बैटरियां जिनमें एसिड भरा होता है, वो सभी बैटरियां क्या होती हैं, विद्युत अपघटनी सेल होती हैं। या वोल्ट मीटर में संपन्न होती है। वोल्ट मीटर भी इसी को कहते हैं, जो अपने घरों में लगी हुई बैटरियां होती हैं जिनमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा दो इलेक्ट्रोडों से डालते हैं, एक प्लस के मतलब, एक माइनस मतलब, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड, परिवर्तित किया जाता है। अतः वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब ये विद्युत धारा को जो विघटन कराते हैं विद्युत अपघट्ट का विद्युत धारा के द्वारा, उससे जो हमारे विघटन के द्वारा आयन बनते हैं, उसके विघटन की क्रिया में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में स्टोर होने लगती है, और जब वो इकट्ठा हो जाती है तो उसके द्वारा जो क्रिया होती है वो विद्युत ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में बदल चुकी है, तो ये क्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसकी विधि है, विद्युत अपघट्ट के लिए दो इलेक्ट्रोडों को द्रव में स्थापित किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे एक कोई पात्र ले लीजिए, पात्र ले लिया हमने और इसमें दो इलेक्ट्रोड, एक ये पहला इलेक्ट्रोड और ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड, इनको हमने एक द्रव में स्थापित कर दिया। एक को ऋण आयन बना दें, एक को धन आयन बना दें। एक धन का इलेक्ट्रोड है, एक ऋण का है, और इसमें भरा हुआ है विद्युत अपघट्ट। ये विद्युत अपघट्ट आपका इस पात्र में भर दिया गया है। अब इनसे विद्युत धारा, दोनों इलेक्ट्रोडों से जब हम विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो क्या क्रिया होती है, इसको हम विधि द्वारा जानेंगे। कहते हैं विद्युत अपघट्ट के विद्युत अपघटन के लिए यानी कि विघटन की क्रिया होने के लिए दो इलेक्ट्रोडों को द्रव में स्थापित किया जाता है। हमने दो इलेक्ट्रोडों को द्रव में स्थापित कर दिया। कोई भी विद्युत अपघट्ट का द्रव होना चाहिए। विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। देखिए विद्युत अपघट्ट का विलयन जैसे हम बनाएं, सोडियम क्लोराइड को हम किस में घोल दें, जल में, तो ये बन जाएगा एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन बनेगा और दूसरा क्लोराइड आयन बनेगा। और यहाँ पर लिखेंगे विद्युत
जब जब इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धन आयन कैथोड की ओर, यानी कि जो धन आयन होते हैं वो किसकी ओर जाते हैं, ऋण की ओर। जो भी धन आयन बनेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे सोडियम आयन। सोडियम आयन मान लिया ये NaCl का विलयन भरा हुआ है, और जो ऋण आयन है वो एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। जब ऋण आयन एनोड के ऊपर जाते हैं तो क्या क्रिया होती है, ये उदासीन हो जाते हैं। क्यों उदासीन हो जाते हैं इसको हम बताते हैं। तो एनोड पर क्या क्रिया होती है ये बताएंगे। इसको ऊपर रफ कर देते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। अब आपको सही पूरी बात बताते हैं कि कैसे वोल्ट मीटर में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ लिखें एनोड पर क्या होता है। एनोड पर जो ऋण आयन जाता है, क्या जाता है, ऋण आयन। एनोड ये वाला है, जो धन का है वो एनोड है, और जो माइनस का है वो कैथोड का है। ठीक है, तो एनोड पर जो माइनस का होता है, मान लिया कोई ए बी क्या है आपका विद्युत अपघट्य, इसको किस में घोला गया था, जल में। तो ये H2O, तो इसने बनाए थे A- और B+, यानी कि ये ऋण आयन है तो एनोड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A+, और इस यहाँ से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ये हो गया ऑक्सीकरण। तो कहने का मतलब है एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, या जो विद्युत संयोजकता या बताते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, या जिनमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो इसमें एक बात है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा, त्याग हो रहा है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ पर कौन सा आया था, एनोड पर ऋण आयन जाते हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब इसी प्रकार से कैथोड पर अब हमारे कैथोड जो बना है ऋण का, तो कैथोड पर क्या जाएगा, धन आयन, और वहाँ पर उसको मिलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को ये अपचयित करके, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हो जाएगा 20 पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया और ये उदासीन अवस्था में आ गया, तो ये क्या हो गया, अपचयन। ये हो गया आपका अपचयन। अब आपको बताते हैं यहाँ -1 है, इसके ऊपर घात लगी हुई है, यानी कि -1 है, और ये 0 पे पहुँच जाता है। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती है उसकी घात होती है 0। तो -1 से जब 0 पर कोई वैल्यू जाती है तो वो बढ़ रही होती है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और ऑक्सीकरण संख्या में जिस अपक्रिया में बढ़ोतरी हो जाए तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये क्या है, प्लस का 1, और ये क्या हो रहा है, 0। प्लस के 1 से कोई भी ऑक्सीकरण संख्या 0 पे पहुंच रही है तो उसका हो रहा अपचयन। तो ये अपक्रियाएं होती हैं कैथोड और एनोड पर, जिन पर एनोड पर ऋण आयन जाकर उदासीन अवस्था में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और कैथोड पर जो भी धन आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपचयित करके उदासीन हो जाते हैं। इससे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब आपको बताते हैं रासायनिक ऊर्जा उसी में संपन्न होती है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन।
और इसे कहते हैं रिडक्शन। अब इसका रेड उठा लीजिए, दोनों क्रियाएं एक ही सेल में हो रही हैं, और इसका ऑक्स, तो ये हो जाती है रेडॉक्स। कहने का मतलब है कि वे रासायनिक सेल जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब इन क्रिया में क्या होता है, किधर से किधर विद्युत धारा जा रही होती है, तो ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड और ये कैथोड। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है? एनोड से कैथोड की ओर होता है। और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। यह इस क्रिया द्वारा ही विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब इस स्थान पर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। माना हमने विलयन में जो विद्युत अपघट लिया था उसको लिया था सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हम बदल लेते हैं, क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl किस में घोला? जल में घोलकर हमने इसको विद्युत अपघट बना लिया, मोल्ट कर लिया। तो यहाँ पर बन जाएगा क्लोराइड आयन और यहाँ बन जाएगा सोडियम आयन। धन ऋण आयन एनोड की ओर भागते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन Cl-। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ये हमेशा क्लोरीन गैस उड़ेगी तो Cl2 बनाएगी। तो हमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना होगा क्योंकि क्लोरीन द्विपरमाणविक अणु है। कैसा है? द्विपरमाणविक। जब तक वो द्विपरमाणविक अणु नहीं बनता तो उसका अष्टक, इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण नहीं होता और वो एक मुक्त अवस्था में नहीं आता और 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। इसी प्रकार से क्या होगा? सोडियम आयन। अब सोडियम एक परमाणविक अणु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सोडियम बन जाएगा। सोडियम आयन था, सोडियम धातु में बदल जाता है। तो इस क्रिया द्वारा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो बच्चों, विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे ने अपने कुछ नियम दिए थे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। लेकिन विद्युत अपघटन से पहले हम बता दें विद्युत अपघटन का उपयोग क्यों किया जाता है। धातुओं को जंग से बचाने के लिए, कई धातुओं में विद्युत का लेपन करने में, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने में, पैलेडियम धातु को जंग रोधक बनाने में, इन आदि कामों में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इन सभी में विद्युत अपघटन का बहुत ही उपयोग होता है। अब आ जाते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। माइकल फैराडे थे, उन्होंने विद्युत अपघट के विलयनों का गहन अध्ययन किया और उनमें बहुत ज़्यादा अलग अलग विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करके एक निष्कर्ष पर पहुँचे और जिससे उन्होंने 2 नियमों का प्रतिपादन भी कर दिया। माइकल फैराडे ने 1833 में, कब? 1833 में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन का, यहाँ और होना चाहिए था, का गहन अध्ययन करके 2 नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियमों का? 2 नियमों का। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? तो 2 नियम में प्रथम नियम और दूसरा नियम आ जाएगा। तो पहले प्रथम नियम पर आ जाते हैं। फैराडे बताते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर मुक्त हुए, भाई इलेक्ट्रोड किसी ना किसी पदार्थ से अवश्य बनाए गए होंगे, किसी ना किसी पदार्थ से, वो किसी धातु के बने होंगे या कोई ऐसी धातु होगी अधिक सक्रिय होगी या कम क्रियाशील होगी, कोई क्रियाशील धातु से बने होंगे, कोई अक्रियाशील धातु से। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो कम क्रियाशील धातु वाला है, लेकिन अगर सोडियम धातु या जिंक या पोटेशियम का बनाया जाए तो वो अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा, और मात्रा आप जानते हैं वजन किससे लिखा जाता है? W से, यानी कि पदार्थ की मात्रा क्या होगी? W। विद्युत अपघट में प्रवाहित आवेश,
आवेश को कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q के समानुपाती होती है। देख लीजिए W बराबर, W प्रोपोर्शनल क्या हो गया Q, और आवेश तब बनता है जब Q बराबर होता है जब धारा यानी कि विद्युत धारा कितने एम्पियर और कितने समय के लिए प्रवाहित की गई है। विद्युत धारा एम्पियर में कितने समय के लिए और कितने एम्पियर प्रवाहित की गई है, यानी कि एम्पियर का मल्टीप्लाई कितने सेकेंड में कर दिया जाए तो आवेशों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो Q बराबर होता है I इंटू टी, यानी कि धारा जो आवेश का होता है, आवेश किससे ज्ञात होता है, धारा का मल्टीप्लाई कर देते हैं समय में कि कितने एम्पियर धारा विद्युत अपघट्ट के विलयन में कितने मिनट सेकंड, सबसे छोटी इकाई चाहिए होती है हमें सेकंड, कितने सेकंड के लिए प्रवाहित की गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, W प्रोपोर्शनल I इंटू टी, I इंटू टी। लेकिन प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो Z नियतांक लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा Z इंटू टी, Z इंटू I इंटू टी। तो क्या होता है, भार जो होगा वो Z इंटू I इंटू टी बराबर होगा, और Z इक्वल होता है, जहाँ Z इक्वल होता है E अपान, यानी कि जो तुल्यांकी पदार्थ का मात्रा है उसकी भार अपॉन 96,500, और ये 96,500 फैराडे नियतांक है। ये फैराडे नियतांक क्या होता है उसको हम आपको बताते हैं। यदि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक मोल। क्या कहते हैं, एक मोल। इसी हिसाब से एवोगैड्रो ने एक मोल बराबर बताया, एक मोल नंबर ऑफ एवोगैड्रो के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 6.023 गुणे 10 की घात 23 मोल इनवर्स। ये होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो, या हम बोलें एक इलेक्ट्रॉन या एक मोल या नंबर ऑफ एवोगैड्रो, या हम बोलें एक फैराडे। और एक फैराडे की वैल्यू दी थी, फैराडे ने 96,488.4, लेकिन ये वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो हम इसका सन्निकट मान ले लेते हैं। सन्निकट मान होता है 96,500, ये 500 के निकट में है। 96,488.40 का मतलब होता है 500 के करीब में, तो ये फैराडे की वैल्यू होती है। तो यहाँ Z के स्थान पर हम क्या रख देंगे, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा W बराबर E अपान 96,500 इंटू I इंटू टी। ये बन जाएगा आपका मेन। जब इसको अब रब कर देते हैं, आगे भी बताना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि अभी इससे पदार्थ की मात्रा नहीं ज्ञात करेंगे, ऐसे पदार्थ की मात्रा नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो ये बन गया है किसका, फैराडे का प्रथम नियम। देखो, जब ये तो बहुत पतला चल रहा है, जब Z बराबर W होता है, यानी कि 1 होता है, और Q बराबर होता है 1। क्या होता है Q, जब एक कूलाम विद्युत धारा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रोड पर उपस्थित जितना भी पदार्थ आ जाता है वो उसका रासायनिक ग्राम तुल्यांक कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में एक कूलाम
1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ ग्राम उसका रासायनिक ग्राम तुल्यांक कहलाता है। तुल्यांक कहलाता है। इसका मतलब है जब Z बराबर, या बोलेंगे W बराबर Z हो, यानी कि W किसके इक्वल हो, Z के इक्वल हो, और Q बराबर क्या हो, 1। जब किसी विद्युत अपघट्ट में 1 कूलाम, केवल कितना, 1 कूलाम विद्युत धारा को विद्युत अपघट्ट के विलयन में प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए ग्राम पदार्थ उसका रासायनिक ग्राम तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम तुल्यांक कहलाता है। और यदि धारा की दक्षता दी गई हो, अब इसको हम मिटा देते हैं, इधर वाले को मिटा देते हैं। यदि धारा की दक्षता क्षमता दी गई हो तो ग्राम तुल्यांक यानी भार कैसे निकालेंगे, धारा की दक्षता यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि धारा की दक्षता दी गई हो तो, और धारा की दक्षता को न्यू से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें ऐड कर देंगे क्या, जैसे हमारा मेन फार्मूला क्या है, W बराबर E अपान 96,500, या हम इसको ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, हमारा मेन फार्मूला क्या है, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। अब धारा की दक्षता जब दी गई हो तो हम इसको लिखेंगे W बराबर Z इंटू आई इंटू टी अपान न्यू अपान क्या, न्यू अपान 100। तब हम क्या कर पाएंगे, पदार्थ की मात्रा को ज्ञात कर लेंगे। तब हमें Z का भी मान चाहिए होगा, Z E अपान क्या होता है, E अपान 96,500, आई इंटू यानी कि धारा कितने एम्पियर में है, कितने समय, समय सेकेंड में चाहिए, सबसे यूनिट छोटी चाहिए समय की, सेकेंड में, और न्यू अपान 100 का हम गुणा कर देंगे। धारा की दक्षता बराबर होता है न्यू, जहाँ न्यू बराबर धारा की दक्षता। एक तरीका और है कि हम पदार्थ की मात्रा को और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम एक और तरीके से ज्ञात करते हैं, निक्षेपित, जो निकलता है पदार्थ उसे कहते हैं निक्षेपित। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा लिखेंगे प्रवाहित विद्युत धारा, इसे लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित वास्तविक आवेश। कैसा आवेश, वास्तविक आवेश। ये सभी फार्मूले हैं जिससे हम पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर लेंगे, कितना निकला। और यहाँ पर लिखेंगे प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस समय 100 का मल्टीप्लाई और लगा देंगे। तो ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम। अब आ जाएगा फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे ने द्वितीय नियम क्या दिया, अब ये बात आप समझ गए हैं और इसको रफ कर देते हैं। फैराडे के नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के समय तैयार करके जाएं। बिना तैयार करके गए तो समझो हाथ से नंबर गए आपके।
तो ये आप सभी तैयार करके जाएं और इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके 2 एग्जाम्पल देकर आपको बता देंगे कि ऐसे ही आपको इन्हें हल करना है। इनसे संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न आते हैं तो लिखेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित द्वितीय नियम। अब हम जानेंगे फैराडे ने दूसरा नियम कौन सा दिया था। तो फैराडे के दूसरे नियम के बारे में अब चर्चा करेंगे। फैराडे ने दूसरे नियम को क्या बनाया था, क्या उन्हें उनके दिमाग में ऐसी बात आई थी जो उन्होंने दूसरे नियम का भी प्रतिपादन कर दिया। तो दूसरे नियम के बारे में अब पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है? तो यहाँ पर एक बात ऐसी है कि विद्युत धारा की तो समान मात्रा है, लेकिन विद्युत अपघट के विलयन भिन्न भिन्न है। तो इनमें विद्युत धारा की समान मात्रा का 2 अलग अलग भिन्न विलयनों में प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे जब विद्युत धारा की समान मात्रा क्या होती है? विद्युत धारा की समान मात्रा 2 अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। समान मात्रा होती है मतलब कितने एम्पियर, जैसे 10 एम्पियर 10 सेकेंड के लिए एक विलयन में डाला तो 10 ही एम्पियर 10 ही सेकेंड के लिए दूसरे विलयन में भी हम उतनी विद्युत धारा डालेंगे। कम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इनके नियम का पालन नहीं करेंगे फिर तो प्रवाहित की जाती। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं, भाई अलग अलग इलेक्ट्रोड है तो पदार्थ भी अलग अलग मात्रा में उत्पन्न होगा। उनके तुल्यांक द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो इनमें एक संबंध बन जाता है जैसे W1/W2, क्योंकि पदार्थ पहला उत्पन्न होगा तो वो पहले वाले विद्युत अपघट के लिए W1, दूसरे के लिए W2, और इसका ग्राम द्रव्यमान तुल्यांक होता है E1/E2। और चूंकि हम जानते हैं कि W बराबर होता है Z × I × T, ये हम पहले से आप जानते हैं। धारा और समय एक के लिए है, लेकिन ये Z जो नियतांक है Z1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Z1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं Z1/I × T। देखिए धारा और समय क्या है? विद्युत धारा की समान मात्रा, यानी कि जितनी इसमें डाली जाएगी ऊपर वाले विलयन में उतनी नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा? Z2 × I2 × T बराबर E1/E2। तो यहाँ तो I से I कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो आगे हमारा फार्मूला बनकर तैयार होगा Z1/Z2 = E1/E2। ये होता है इनका दूसरा नियम। दूसरे नियम में यह संबंध है, यह दूसरे नियम में संबंध हो गया। ये तो 1 W के लिए यहाँ 2 W होंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये संबंध स्थापित करता है फैराडे का दूसरा नियम, यानी कि पहला ग्राम रासायनिक तुल्यांक और दूसरा ग्राम रासायनिक तुल्यांक। तो इनमें एक संबंध और भी स्थापित होता है। कहते हैं कि जो रासायनिक पदार्थ का ग्राम रासायनिक तुल्यांक Z1 है वो धारा के द्रव्यमान तुल्यांक के समानुपाती होता है। कैसा होता है? धारा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दें तो आगे चलते हैं। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्या लिखेंगे? अतः किसी पदार्थ का तुल्यांकी, जो यहाँ पर तुल्यांकी था रासायनिक तुल्यांकी भार E उस पदार्थ
के ग्राम रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अब E किसके समानुपाती है? तो E समानुपाती Z। और जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल का निशान जो हम हटाएंगे तो हम क्या लाएंगे? F। तो एफ जेड हो जाएगा, एफ जेड। और फैराडे, एफ इक्वल है फैराडे नियतांक। और फैराडे नियतांक की आप वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? फैराडे, एक फैराडे नियतांक बराबर होता है 96,488.4। लेकिन इसकी सही वैल्यू हम एक फैराडे में रखते हैं 96,500। तो यहाँ पर हम कितनी वैल्यू रखेंगे? 96,500, जो होती है 1 मोल के बराबर। 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 मोल को हम नंबर ऑफ एवोगैड्रो कहते हैं, जिसकी संख्या होती है 0.23 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ये सभी वैल्यू हैं, लेकिन ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? इलेक्ट्रॉनों के लिए। लेकिन हम फैराडे ने जो नियम बताया, फैराडे वाले में मेन वैल्यू रखेंगे 96,500। और जेड देखिए, हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना ही चाहिए। 96,500 में पहले से पता है, और जेड का मान पता है, तो हमें तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्या है? फैराडे के नियम समाप्त हो गए। अब इससे संबंधित 2 एग्जाम्पल यानी उदाहरण आपको समझाते हैं और टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो इससे संबंधित 2 उदाहरण आपको बताते हैं। पहले इसको हम रफ कर देते हैं और कैसे निकालेंगे पदार्थ की मात्रा। तो आ जाते हैं, आपको 2 आंकिक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, श्रेणी क्रम में जुड़े सिल्वर नाइट्रेट, यानी क्या जुड़ा है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तथा क्यूप्रिक लवण, यानी क्यूप्रिक लवण है Cu2O है। क्यूप्रिक लवण है, कोई क्यूप्रिक लवण का नाम नहीं दिया गया। क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा, एक समान धारा प्रवाहित की जाती है यदि निक्षेपित सिल्वर कितना हो? 1.08 ग्राम हो। तो ये 8 ग्राम है। 8 ग्राम हो तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात क्या होगा? तो हमें मालूम है कि जो कॉपर का विलयन है उसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ हमें देख लेना है सिल्वर की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो हमें मालूम है कि हमें W1 दे दिया गया है। कितना है? 1.08 ग्राम। हमें W2 पता नहीं है। E1 का कोई अता पता नहीं, E2 का हमें कोई अता पता नहीं। हमें कितनी चीज़ें निकालनी है? E1 निकालना है, W2 निकालना है, E2 निकालना है। लेकिन कुछ हमें दिया गया है, सिल्वर का परमाणविक द्रव्यमान, लेकिन ये तुल्यांकी भार तो होता नहीं, ये तो अणु भार है जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। और तुल्यांकी भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तुल्यांकी भार जब किसी के अणु भार में या परमाणु द्रव्यमान में उसकी संयोजकता का भाग लगा दिया जाता है तो वो तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर जब टूटेगा तो धन आयन 1 और नाइट्रेट पर माइनस NO3 पर, यानी सिल्वर की संयोजकता 1 होती है तो उसके अणु भार में 108 ग्राम में 1 का भाग लगाएंगे तो नहीं बदलेगा, यही E1 निकल आएगा। तो E1 कितना निकला? 108। अब हमें मालूम है कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान होता है 63.75। कितना होता है? 63.50 होता है ग्राम पर मोल। लेकिन कॉपर का क्या बनता है? विलयन CuSO4 बन सकता है। तो कॉपर क्या आ जाएंगे? 2 धन आयन आ जाएंगे और प्लस 1 सल्फेट आयन बनेगा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कॉपर की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके हम
अणुभार में 2 का भाग लगा दे तो हमें E2 भी ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 का भाग लगाया है तो हमें अणुभार पता है कितना है 63.50। कितने का भाग लगाना है 2 का, तो 2 तियाँ 6, 2 एकन 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना आएगा 31.75। ये क्या आया E2 यानी तुल्यांकी भार। अब हमें कहाँ पर ज्ञात करना है और हमें फैराडे का दूसरा नियम बहुत अच्छे से आता है। कैसे आता है? W1 अपान W2 इक्वल E1 अपान E2। अब इसको हम काट पीट लेंगे तो W1 की वैल्यू कितनी है 101.8। यहाँ पर क्या है W2 इक्वल E1 कितना है 108 और E2 कितना है 31.75। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें कर देंगे और ऊपर से रब कर लेंगे, जगह है कम तो इसको रब करते हैं और लिखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इंटू हो जाएगा 31.75 बराबर, और इधर हो जाएगा नहीं सॉरी 108 हो जाएगा, 31.75 नहीं, इक्वल में आ जाएगा आपका 1.80 इंटू 31.75। इसको लिखेंगे तो W2 बराबर होगा, ये रहेगा 1.08 इंटू 31.75 बटे 108। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक, पॉइंट हटाएंगे 2 अंक, 10 की घातें बन जाएंगी 4, या कहेंगे 10 के पीछे 4 जीरो लगा दें तो 108 से 108 कैंसिल हो गया। तो W2 बराबर आ जाएगा अपना कितना है 31.75, 31.75 बट्टे 1000 नहीं 3100.75 बट्टे 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1 2 3 4 अंकों बाद 0 आ जाएगी, तो ये W2 बराबर वैल्यू आ जाएगी 0.3175। इतने ग्राम भार निक्षेपित होगा। देख लिया कितना आसान है लगाना, बस आपको फैराडे के नियम आते हों। अब अगला सवाल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर यानी कि 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो 10 मिनट यानी कि मिनट में समय दिया गया है तो हम इसको सेकंड में कर लेंगे। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा, निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है, वेरी ईजी। जैसे हमने बताया था वास्तविक द्रव्यमान बटे प्रवाहित आवेश। तो सबसे पहले में दिया गया I बराबर दिया गया है 1.5 एम्पियर धारा। फिर उसके बाद में हमें T दिया गया है, T है हमारा 10 मिनट। तो हम क्या ना निकालें मिनट। इसके लिए मार्कर तेज गाढ़ा लगाना होगा। ये दिया गया तो हमें मालूम है प्रवाहित वास्तविक आवेश, आवेश बराबर क्या होगा आपका Q बराबर I इंटू T। तो हमें आवेश निकालना है Q। I हमें मालूम है 1.5 है, धारा 10 मिनट के लिए जाती है तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा, मिनट सेकंड में हो गए तो ये कितना हो जाएगा 600। तो 1.5 इंटू 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 15 छक्का 90 यानी कि 9000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट लगेंगे तो 900 कूलाम आएंगे आपके वास्तविक आवेश, कूलाम ये आ गए। और हमें मालूम है, हम जानते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 का विलयन है, जब ये विद्युत धारा में प्रवाहित की जाएगी तो बनाएगा कॉपर आयन और एक बनाएगा सल्फेट आयन। यानी कि इस सल्फेट आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब है 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 2 मोल, और 2 मोल इक्वल होता है
2 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, तो इसमें कर दो 96,500। ये प्रवाहित आवेश है। ये क्या है? प्रवाहित आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब है 2 मोल। 2 मोल मतलब 1 मोल फैराडे के बराबर होता है, और फैराडे का नियतांक कितना है? 96,500। या यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ एवोगैड्रो का, तो वो फैराडे के नियम से बाहर हो जाएगा। तो अब हमें मालूम है निक्षेपित पदार्थ, निक्षेपित कॉपर, तो ऊपर से रब कर देते हैं इसको। इतना तो आप जान गए, आपको 900 कूलाम चाहिए। तो निक्षेपित कॉपर, तो क्या होगा? कॉपर का अणुभार, अणुभार लिखिए आप, इनटू वास्तविक आवेश, वास्तविक आवेश बटे कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश। कुल प्रवाहित आवेश का मतलब है जो नीचे 96,500 है, तो कॉपर का अणुभार होता है 63.50 इंटू वास्तविक आवेश है 900, आवेश है 900, प्रवाहित आवेश है 2 × 96,500, मल्टीप्लाई कर दें और आराम से लगा दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये 2 जीरो कट गए। यहाँ पर 2 जीरो को कर लेंगे, पहले 9 का भाग कीजिए, 1 जीरो से ये जीरो चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर है 9 × 45 की 5 हासिल आए 4, 9 × 27 और 4 31 होते हैं, 9 × 54 और 3 55 56 57 होते हैं, 57 15 आ जाएगा। एक बार और मल्टीप्लाई कर लें, 9 × 45 की 5 हासिल 4, 9 × 27 4 31, 9 × 54 3 57 होते हैं, 2 का जीरो में जीरो, 2 पंचे 10 की जीरो, 2 छंग 12 1 13, 2 नेम 18 1 19। यदि हम 1993 का 57 में भाग दे दें, या तो 193 का दे लें, बाद में जीरो ऐड कर लेंगे, तो लगा लें 193 का भाग कितनी बार? 193 दूना, पहले 1993 ही रखो, तो यहाँ पर है 19,300, यहाँ 5,000, तो भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदी जीरो पढ़ा लेंगे। तो अब ये हो गए 5, तो 2 बार दे लेते हैं, 2 का जीरो में जीरो, 2 का जीरो में जीरो, 2 3 6, 2 नेम 18, 2 दूनी 2 1 कम 2 1 3, जीरो घटाएंगे 5 लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे 11 में से 6 जाएंगे 5 हो जाएंगे, यहाँ 17 में 16 में से 8 जाएंगे 8, और ये बचा 1 18। पॉइंट की जीरो बढ़ाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि यहाँ पर 9 दूनी 9, 9 दूनी 18, तो 9 का जीरो में जीरो जीरो, 9 × 27 की 7, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 1 7 और 9 1 9 और 7 16। ये हो गया आपका। तो अपने इतना ही रखें, तो 0.29 ग्राम, बस ये आपकी आ गई वैल्यू। ये आपका कॉपर कैथोड पर निक्षेपित हो गया। तो देखिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर ज़रूर भेजा करें कि आपको क्या वीडियो में पसंद आया है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस, और जुड़े रहिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को बेल आइकन को भी दबाएं, और आपको जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और देखते रहें हमारा चैनल, ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।